हेलो, नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल योगिन आलोचना को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आचार्य शुक्ल से पहले की आलोचनाओं को पढ़ा था, किस प्रकार से व्यवहारिक आलोचना की गई थी। अब इसमें सैद्धांतिक समीक्षा की जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल योगिन आलोचना। शुक्ल योगिन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति। आचार्य शुक्ल हिंदी समीक्षा के केंद्रीय पुरुष हैं, जिनकी समीक्षा पद्धति कई दृष्टियों में संश्लिष्ट है। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों समीक्षाओं पर बल दिया। पहला है सैद्धांतिक समीक्षा। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक विश्लेषणात्मक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवादी का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर भी है, जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण इन तीन तत्वों के आधार पर किया जाता है। शुक्ल जी को सैद्धांतिक समीक्षा का रसवाद लोक मंगलवाद के साथ साथ शामिल है। उन्होंने रसवाद की नई दृष्टि से व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस मीमांस में की और कहा, लोक हृदय में हृदय लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। पारंपरिक रसवादी विवेचक जो आरंभिक में व्यापक था, किंतु पंडित जगन्नाथ तक आते आते संकीर्ण हो गया, उसे आचार्य शुक्ल ने पुनः लोक मंगलवाद से जोड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस विवेचन में साधारणीकरण के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मक के मध्यम कोटि का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोध पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। उन्होंने अपनी अन्य सैद्धांतिक मान्यताओं को कविता क्या है तथा काव्य में रहस्यवाद जैसे निबंधों में व्यक्त किया। ये दोनों ही चिंतामणि निबंध संग्रह से लिए गए हैं, जिसके आधार पर उनकी सैद्धांतिक समीक्षा के कुछ प्रतिमान निर्धारित हैं। कविता या साहित्य का प्रयोजन व्यक्ति की संकीर्ण भावनाओं को समष्टि भावनाओं में लीन करता है, ताकि व्यक्ति में पृथकत्व की अनुभूति न रहे। प्रबंध काव्य का महत्व मुक्त काव्य से अधिक है, क्योंकि रस योजना और लोक मंगल की दृष्टि से प्रबंध काव्य में बेहतर संभावनाएं होती हैं। उन्होंने बिंबों को अत्यधिक महत्व दिया और कहा कि कविता में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। उन्होंने काव्य में स्पष्टता को महत्व दिया। प्रतीकात्मकता, रहस्यवाद जैसी प्रवृत्तियों को सामान्यतः खारिज किया। पॉइंट नंबर 6 है उक्ति वैचित्र्य के संदर्भ में उन्होंने भाव प्रेरित वक्रता को महत्व दिया, किंतु बुद्धि प्रेरित वक्रता को कविता के क्षेत्र से बाहर करके सूक्ति के वर्ग में रखा। अलंकारों को उन्होंने सीमित महत्व देते हुए कविता में वांछनीय माना, किंतु स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार कुरूप स्त्री आभूषण लाद कर सुंदर नहीं बन सकती, वैसे ही अलंकार गुण सौंदर्य को बढ़ा भले दे सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। कविता की भाषा के संदर्भ में उन्होंने माना कि शब्दों में नाद सौंदर्य होना चाहिए, नामबोध शब्दों के स्थान पर गुणबोधक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।
पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग पर कवि को बचना चाहिए, क्योंकि उनमें अप्रत्ययित्व दोष उत्पन्न होता है। काव्य की दृष्टि से उन्होंने लोकमंगल की साधनावस्था की प्रस्तुति को अधिक महत्व दिया, जबकि सिद्धावस्था को काम्य नहीं माना। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये महत्वपूर्ण उनकी कोटेशन है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। फिर है व्यवहारिक आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना जिन ग्रंथों में व्यक्त हुई है उनमें प्रमुख है जायसी ग्रंथावली, भरमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। उनकी व्यवहारिक आलोचना की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है। उन्होंने आदिकालीन सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में उसमें सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार मात्र था, न कि साहित्य की रसात्मक अनुभूति। आगे चलकर आचार्य द्विवेदी उनके इस मत का खंडन किया था। विद्यापति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अध्यात्म और श्रृंगार के मिश्रण की कठोर आलोचना की और कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के बारे में कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को और अमीर खुसरो को फुटकल में रखा है। उन्होंने चढ़ाकर कुछ आलोचकों ने विद्यापति के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही जयदेव के पदों को भी बताया है। प्रत्यक्षवादी इस पद्धति से उन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव की समीक्षा की और भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से उत्पन्न हताशा का परिणाम बताया। वे कहते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की करुणा और शक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उन्होंने भक्तिकाल के चारों प्रमुख कवियों का विस्तार से नहीं दत्ता, तो वे तुलसी की साहित्यिक रचनाशीलता को सर्वोच्च महत्व देते हैं। जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की भी उन्होंने प्रशंसा की है। वे सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए अति अलंकार प्रियता और लोक मंगल की सिद्धावस्था की आलोचना करते हैं, और कबीर के सामाजिक महत्व को मानते हुए उनकी साहित्यिक क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। रीतिकालीन कवियों में उन्होंने केशवदास के उक्ति वैचित्र्य तथा बिहारी की जीवन दृष्टि की आलोचना की और घनानंद की संवेदन क्षमता और भाषा क्षमता की प्रशंसा की। आधुनिक काल में वे भारतेंदु उनके मंडल के सामाजिक साहित्यिक योगदान के प्रशंसक हैं। द्विवेदी युगीन स्वतंत्रतावादी काव्यधारा उन्हें अत्यंत प्रिय है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्थापित भाषाई अनुशासन की उन्होंने प्रशंसा की, किंतु द्विवेदी जी के अनुशासनवाद और ईसाई संतों के फंटस माटा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न छायावादी काव्य उन्हें कोरा प्रतीकवाद और रहस्यवाद नजर आता है। आचार्य शुक्ल की पद्धतियों की कुछ कमियां भी हैं, वो इस प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल प्रबंध काव्य को अधिक महत्व देने के कारण मुक्त काव्य की यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। इस कारण कबीर और सूर को उतना महत्व नहीं मिल पाया। वे पारंपरिक अभिजात्य संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। इसलिए उन्हें कबीर के काव्य में वह महानता नहीं दिखाई दी जो बाद के आचार्य द्विवेदी में देख सके। शुक्ल जी का मर्यादावाद कई बिंदुओं पर आड़े आया, रचनाकारों का तटस्थ मूल्यांकन करने में बाधक बना। उन्होंने रसात्मक की मध्य कोटि की अवधारणा में साधारणीकरण की समस्याओं को सुलझाने का जो प्रयास किया वह अपर्याप्त था। इसका समाधान आगे चलकर डॉक्टर नागेंद्र ने यह कहकर किया कि साधारणीकरण कवियों की अनुभूति का होता है, कवि की अनुभूति का होता है। प्रत्यक्षवाद या विधेयवादी पद्धति का महत्व देने के कारण वे परंपरा, इतिहास, रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। कबीर की अखंडता पर नाथपंथ का प्रभाव, भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या पहले से ही चली आ रही है। परंपरा को इसलिए पर्याप्त महत्व नहीं मिल सका। रहस्यवाद और प्रतीकात्मकता के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यधिक विरोधी रहा, जिस कारण छायावाद जैसे साहित्यिक आंदोलन उनके गलत मूल्यांकन के शिकार हुए। उन्होंने साहित्य को स्वदेशी और विदेशी में विभाजित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जायसी के प्रेम तथा कबीर के
भावनात्मक रहस्यवाद को उन्होंने सामान्यतः अभारतीय साबित कर दिया, जबकि तुलसी को भारतीय प्रेम पद्धति का पूर्ण प्रतिनिधि माना। वह वर्गीकरण औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। उन्होंने निबंध का गद्य विधाओं में केंद्रीय महत्व दिया। किसने? आचार्य शुक्ल ने। और निबंधों में भी विचारात्मक निबंधों को आदर्श के रूप में स्थापित किया। आलोचकों के अनुसार यह एक प्रकार की अपनी रुचियों का केंद्र स्थापित करने का प्रयास है। आचार्य शुक्ल ने इसी संदर्भ में रस की परिभाषा लिखते हुए कहा है, व्यक्त हृदय में लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। स्पष्ट है कि रस की अनुभूति अनिवार्यतः लोक जीवन से जुड़ी है। इस विचार को आगे बढ़ा हुआ उन्होंने कविता के दो प्रकारों की चर्चा की, आनंद की साधनावस्था का काव्य, आनंद की सिद्धावस्था का काव्य। पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा। इसके उदाहरणों में रामायण और महाभारत तथा रामचरितमानस को स्थान दिया। दूसरे प्रकार के काव्य को उन्होंने लोकरंजन का काव्य कहा। इसके उदाहरणों में आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, रीतिकालीन काव्य को रखा। उनके अनुसार सूरदास लोकरंजन के कवि हैं, भारतेंदु लोकमंगल के कवि हैं। किसकी दृष्टि में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में। जबकि पद्मावत को पूर्वार्ध लोकरंजन का, उसका उत्तरार्ध लोकमंगल का आचार्य शुक्ल की रस की लोकमंगलवादी धारणा काव्य है। अपने समकालीन साहित्य से प्राय कटे रहे। उन्होंने न तो प्रगतिवाद पर कुछ लिखा, न ही प्रेमचंद के उपन्यासों पर। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में जैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जैसा प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी क्षेत्र में किया, उन्होंने साहित्य को रीतिवादी मानसिकता से पूर्णतः मुक्त किया तथा पहली बार सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा का समन्वय भी किया। रस जैसे व्यक्तित्व तत्व को लोकमंगल से जोड़कर उसमें निहित सामाजिक पक्ष को उभारा। उन्होंने हिंदी समीक्षा को न केवल संस्कृत काव्य शास्त्र के मानदंडों से संबंध किया, बल्कि अंग्रेजी समीक्षा के प्रतिमानों का भी पर्याप्त समन्वय किया। यही कारण है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी समीक्षा के इतिहास में उनका महत्व अक्षुण्ण है। रसवाद भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है। संस्कृत साहित्य में निर्विवाद रूप से साहित्य का उद्देश्य रस निष्पत्ति ही माना गया है। रस को ब्रह्मानंद, सहोदय, लोकोत्तर, स्वय प्रकाश, चिन्मय, वेगांत, स्पर्श शून्य आदि कहकर उसे आध्यात्मिक आनंद के समकक्ष बताया गया है। 17वीं-18वीं शताब्दी में पंडित जगन्नाथ तक रस विवेचन अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर होता रहा, किंतु उसके बाद के रस विवेचन में मौलिकता नजर नहीं आती। हिंदी समीक्षा में आचार्य शुक्ल पहले समर्थ आलोचक हैं, जिन्होंने रस चिंतन को समृद्ध विकसित किया। आचार्य शुक्ल रसवाद के समर्थक तो हैं, किंतु रसवाद की रूढ़ियाँ स्वीकारने को हरगिज तैयार नहीं है। उनकी मूल रुचि लोकमंगलवाद में है, न कि अलौकिक आध्यात्मिक आनंद में। इसलिए उन्होंने रस की धारणा को यथारूप स्वीकारने में स्थान पर लोकमंगलवाद के अनुकूल संशोधित किया। काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश उसमें निहित अध्यात्म तत्व है। शुक्ल जी कहते हैं, अलौकिकता पर टिका हुआ ये सिद्धांत आधुनिक समाज को ग्राह्य नहीं हो सकता। यही कारण है उन्होंने रस को लौकिक रूप से ग्रहण किया, न कि अलौकिक रूप में। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत में उन्होंने कहा कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसका अर्थ यह बताया गया कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थों के घेरे से मुक्त होकर प्राणी मात्र व समस्त चराचर प्रकृति के साथ तादात्म्य महसूस करता है, तो उसे रस दशा उपलब्ध होती है। ये रस का लौकिक विवेचन है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, आचार्य शुक्ल के प्राचीन तत्ववाद के प्रति बहुत आग्रहशील नहीं है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद काव्य में लोकमंगलवाद की साधना अवस्था जैसे निबंधों से स्पष्ट है। उन्होंने रस को अपने युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई सामाजिक मान्यताओं को आधार प्रदान किया है। लोकरंजन को लोकमंगल के इस विभेद में शुक्ल जी की रस दृष्टि उभरती है। यद्यपि लोकरंजन के साहित्य में भी रस महसूस करता है, किंतु उनकी राय में रस का वास्तविक संबंध लोकमंगल के काव्य से है।
क्योंकि इसी में अन्याय एवं अत्याचार के संघर्ष करने वाली शक्तियों का भरपूर निर्माण होता है। उन्होंने लिखा है, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य क्रम क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। रस की लोकमंगलवादी अवधारणा ही आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना में सक्रिय रही। तुलसी उनके प्रिय कवि इसलिए हैं क्योंकि रामचरितमानस में लोक धर्म व लोक मंगल की प्रतिष्ठा सर्वोच्च स्तर पर हुई है। राम का संपूर्ण जीवन लोक मंगल की साधना हेतु प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इसके विपरीत वे सूरदास के श्रृंगार और वात्सल्य की अत्यधिक प्रशंसा करने के बावजूद उन्हें लोकरंजन का ही कवि मानते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि सूर के कृष्ण में लोकमंगल की साधना के उतने प्रतिबद्ध व संघर्षशील नहीं है जितने कि रामचरितमानस के राम। रीतिकाल के कवि शिल्पगत चमक के संदर्भ में शुक्ल जी को आकर्षित करते हैं, किंतु लोकमंगल के भाव की अनुपस्थिति के कारण शुक्ल जी उन्हें भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। स्पष्ट है कि शुक्ल जी अपने लोक मंगलवाद को पारंपरिक रसवादी पद्धति को जोड़कर एक ऐसा संश्लेषण तैयार किया जो एक साथ पारंपरिक और आधुनिक है। यही कारण है कि आचार्य शुक्ल का सम्मान जितना रसवादी समीक्षक करते हैं, प्राय उतना ही आधुनिक दौर के प्रगतिशील व समाजनिष्ठ समीक्षक भी। शुक्ल युगीन अन्य आलोचक भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है, साहित्योलोचन, जो अकादमिक समीक्षा अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया है। इनकी व्यवहारिक आलोचना में हिंदी साहित्य के इतिहास, कबीर ग्रंथावली, भूमिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख इनके हैं, श्याम सुंदर दास जी के। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों समीक्षाओं का पर कार्य किया, किंतु उनमें पर्याप्त समन्वय नहीं साध सके। रस और अलंकार के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, कहानी जैसी समकालीन विधाओं पर भी विवेचन किया है। अबू गुलाब राय के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत और अध्ययन। काव्य के रूप में इनका ये मुख्य योगदान छायावाद के दर्शन को स्पष्ट करना तथा हिंदी साहित्य अकादमी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। विश्वनाथ प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की बाग विभूति और वार्ड में विमर्श इनका महत्वपूर्ण समकालीन मध्यकालीन साहित्य की साफ सुथरी समीक्षा के कारण है। लक्ष्मीनारायण सुधांशु दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर प्रयोग करते हुए सैद्धांतिक समीक्षा का विवेचन अपने पुस्तक जीवन के तत्वों और काव्य के सिद्धांत में किया है। छायावाद के चार बड़े कवियों की आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा। आचार्य शुक्ल इनके बारे में कुछ लिखा है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत के पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियां बताते हुए छायावादी काव्य का महत्व प्रतिपादित किया। पल्लव की भूमिका को तो छायावाद में लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद में। प्रीफेस ऑफ ए लिरिकल ब्लड्स को इसी के समांतर निराला ने 1923 में पंत और पल्लव के निबंध माला के में पल्लव की कविताओं का सूक्ष्म मूल्यांकन किया। 1930 में परिमिल की भूमिका में उन्होंने पारंपरिक छंदशास्त्र का खंडन करते हुए मुक्तक छंद के रूप में नए छंदशास्त्र की स्थापना की। किस्म की परिमिल में 1930 में की, इसने निराला ने। इनके उपरांत जयशंकर प्रसाद आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 में ईस्वी में हंस पत्रिका में कई आलोचनात्मक लेख लिखे, जिनका संकलन 1939 में काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से हुआ। उन्होंने छायावाद के पक्ष में जो महत्वपूर्ण बिंदु उठाए वो अन्य प्रकार से हैं। उन्होंने छायावाद को भारतीय संस्कृति परंपरा से जोड़ा। उन्होंने छायावादी कविताओं को निहित चमत्कार को शैली से अलग अनुभूति के रूप में व्याख्यात किया। महादेवी वर्मा ने भी कुछ आलोचनात्मक निबंध लेख लिखे थे। सबसे पहले 36 में संदेह गीत की भूमिका में उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया था। अब अगली समीक्षा है शुक्लोत्तर आलोचना, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे।